सो व्हाट्सअप गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग। और आज हम लोग बात करेंगे आईपीसी के बारे में। आईपीसी से मेरा मतलब है इंस्ट्रक्शन पर साइकिल। इंस्ट्रक्शन पर साइकिल, ठीक। तो मान लेते हैं यहाँ पे एक मैं प्रोसेसर बना रहा हूँ, ठीक। ये पुराने ज़माने का प्रोसेसर है, इसकी फ्रीक्वेंसी है 100 मेगाहर्ट्ज़। और एक प्रोसेसर मैं बना रहा हूँ यहाँ पे, और इसकी फ्रीक्वेंसी जो है वो भी 100 मेगाहर्ट्ज़ है। लेकिन ये वाला प्रोसेसर जो है, ये वाला प्रोसेसर जो है, ये इससे ज़्यादा बेटर परफॉर्म करता है, जबकि फ्रीक्वेंसी दोनों की 100 मेगाहर्ट्ज़ है। तो आप सोच रहे होंगे कि ये वाला जो प्रोसेसर है, ये बेटर कैसे परफॉर्म कर लेता है। इसका आंसर है आईपीसी, यानी कि इंस्ट्रक्शन पर साइकिल। तो ये आईपीसी क्या है और ये फ्रीक्वेंसी क्या है, इसको ज़रा पहले मैं आपको फ्रीक्वेंसी जो है वो थोड़ा सा समझा देता हूँ। जैसे कि मान लीजिए, फ्रीक्वेंसी क्या है, किसी भी सिग्नल का जो वेरिएशन होती है, उस वेरिएशन का एक साइकिल जो होता है। या जैसे मान लीजिए हमारा अल्टरनेटिव करंट है, हमारा डायरेक्ट करंट ऐसे चलता है, वो कांस्टेंट रहता है, वो इस तरीके से चलता है। और उसका सिंबल हम लोग ऐसे दिखाते हैं, इस तरीके से दिखाते हैं डायरेक्ट करंट का सिंबल, ठीक। लेकिन जो अल्टरनेटिव करंट होता है उसकी पोलैरिटी चेंज होती रहती है, वो कुछ इस तरीके से चलता है। तो अगर मैं यहाँ पे एक ग्राफ बनाता हूँ, देखिए मैं ग्राफ बनाऊँगा, ठीक। और ये जो है हमारा अल्टरनेटिव करंट है, ठीक। तो यहाँ पे जो है ये क्या है, ये पॉजिटिव एरिया अल्टरनेटिव करंट का, और यहाँ पे आके ये नेगेटिव हो गया। उसके बाद फिर से जो है ये जब ऊपर जाएगा तो ये पॉजिटिव हो जाएगा। एक सेकेंड, हाँ ठीक है। तो ये जब ऊपर जाएगा तो ये फिर से क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। तो ये क्या है, इसका एक साइकिल है, और एक साइकिल को हम ऐसे बताते हैं हर्ट्ज से। ये हो गया हर्ट, मतलब हर्ट्ज। और एक सेकंड में कितने साइकिल जो है वो जनरेट हो रहे हैं, यानी कि कितनी स्पीड है इसकी साइकिल की, वो होती फ्रीक्वेंसी। जैसे कि मान लीजिए इस अल्टरनेटिव करंट की जो है, इसको थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं, ये 2 साइकिल एक सेकंड में क्रिएट कर रहा है, तो इसकी जो फ्रीक्वेंसी होगी वो होगी 2 हर्ट्ज़। जो आपके घर में जो सामान होते हैं, जो आपके एसी अप्लाइंसेस होते हैं, यानी कि अल्टरनेटिव करंट वाले जो सामान होते हैं, जैसे कि मिक्सर ग्राइंडर वगैरह, उन पे कुछ ऐसे लिखा रहता है 50 60 हर्ट्ज़। इसका मतलब ये होता है कि जो अल्टरनेटिव करंट, या ये आपको 6 की तरह दिख रहा होगा, ये 0 है। जो अल्टरनेटिव करंट है वो फ्रीक्वेंसी अगर उसकी 50 या 60 होगी, तो ये जो अप्लाइंसेस है ये कंपैटिबल होंगे उस करंट के संग, उस अल्टरनेटिव करंट के संग। यानी कि इतनी फ्रीक्वेंसी होनी चाहिए करंट की। और 50 से 60 हर्ट्ज़ का मतलब है कि आपने ये देखा कि ये जो साइकिल है, ये साइकिल जो है, ये एक साइकिल है, और ये मतलब एक साइकिल है, और ये इसको हम 1 हर्ट्ज़ कहते हैं, यानी कि 1 सेकंड में 60 साइकिल बन रहे हैं। तो इसको हम क्या कहेंगे, 60 हर्ट्ज़ कहेंगे। अल्टरनेटिव करंट पे ही नहीं, ये किसी भी सिग्नल पे लागू होती है ये फ्रीक्वेंसी। जैसे आपकी जो क्या कह सकते हैं हम, रेडियो सिग्नल होता है, ये मान लीजिए आप रेडियो सिग्नल है, और इसमें जितने भी 1 सेकंड में जितने भी बनेंगे उसको हम हर्ट्ज़ में नापेंगे। अब हो सकता है 1 सेकंड में बन रहे हों 1 मिलियन, यानी कि 1 मिलियन बन रहे हों, तो 1 मिलियन को हम ऐसे लिखते हैं 1 मेगाहर्ट्ज़, यानी कि 1 मेगाहर्ट्ज़। और अगर
बिलियन हो तो उसको हम लिखेंगे 1 गीगाहर्ट्ज़। लेकिन ये जो मैंने सिग्नल बनाया ये एनालॉग सिग्नल है और ये भी जो है ये एनालॉग है। डिजिटल सिग्नल कैसा होता है, अब आते हैं ज़रा डिजिटल सिग्नल पे। डिजिटल सिग्नल पे आते हैं हम, तो डिजिटल सिग्नल कुछ ऐसा होता है, ये देखिएगा। अब एनालॉग सिग्नल ऐसा और डिजिटल सिग्नल ऐसा क्यों होता है, क्योंकि एनालॉग सिग्नल में क्या होता है कि हम जो है बहुत सारी इन्फॉर्मेशन शेयर करते, मतलब स्टोर करते हैं, मतलब कि उसमें ज़्यादा वेरिएशन होती है। एग्जाम्पल के तौर पे एनालॉग सिग्नल किस तरीके का होता है कि मैं आपको एक ग्राफ बना के दिखाता हूँ। जैसे मान लीजिए ये जो है ये टेम्परेचर वाला हिस्सा है, तो इसको हम टेम्परेचर वाला हिस्सा बोल देते हैं, ये टाइम वाला हिस्सा है। और आप कैलकुलेट कर रहे हैं कि 9 बजे से लेके रात के 9 बजे तक कितनी गर्मी पड़ती है, यानी कि टेम्परेचर क्या रहता है। तो इधर 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 तो टाइम चलेगा, 8-9 बजेगा, 9:01, 9:02, 3 मिनट, 4 मिनट, या 9 से 10 मान लेते हैं दिन का ही। तो ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा कि 9 बजे गर्मी पड़ी, फिर गर्मी पड़ी, फिर गर्मी पड़ी, फिर गर्मी पड़ी, और गर्मी बढ़ती चली गई। या अगर हम इसको रात तक का माने तो क्या होगा कि दोपहर को और गर्मी होगी, फिर और गर्मी होगी, फिर शाम होगा, फिर ठंडा होने लगेगा, फिर ठंडा पड़ने लगेगा। तो इस तरीके से ग्राफ बनेगा। उसके बाद अगर अगले दिन को हम जोड़ लेते हैं, मान लीजिए टाइम को और आगे ले जाते हैं हम, 2-3 दिन का ग्राफ बनाते हैं, तो ये कुछ ऐसा बनेगा फिर। तो एनालॉग सिग्नल जो होता है वो अपने संग इस तरीके से इन्फॉर्मेशन को कैरी करता है। डिजिटल सिग्नल कैसे कैरी करता है और ये इस तरीके का क्यों दिखता है। तो जो डिजिटल सिग्नल होता है उसमें क्या होता है, या तो वोल्टेज हाई होता है या वोल्टेज लो होता है। तो वोल्टेज हाई है, डायरेक्ट करंट आप जानते हैं कांस्टेंट रहता है, इस तरीके से कोई भी वेरिएशन नहीं होंगे, ऐसे ऐसे कुछ नहीं होगा। अगर सिग्नल में वेरिएशन नहीं हो रहे हैं तो हम उसको डायरेक्ट करंट कहेंगे कि ये क्या है, ये डीसी करंट है। तो अब हम मान लेते हैं कि डायरेक्ट करंट में 2 वेरिएशन हो रहे हैं, कि वोल्टेज अचानक से जा रहा है और आ रहा है, यानी कि वोल्टेज ख़त्म हो रहा है और वोल्टेज आ रहा है। तो अगर डायरेक्ट करंट में ये डायरेक्ट करंट है, अचानक से वोल्टेज इसका बिल्कुल लो हो गया, अब लो वोल्टेज है, अचानक से हाई हो गया, और फिर अचानक से लो हो गया, फिर अचानक से हाई हो गया, फिर अचानक से लो हो गया। अब हाई वोल्टेज को हमने वैल्यू दे दी 1, लो वोल्टेज को वैल्यू दे दी हमने 0, और हमने 0 1 0 1 0 1 की फॉर्म में डेटा को ट्रांसफ़र किया। तो ये हमारा डिजिटल सिग्नल है जो कंप्यूटर में यूज़ होता है। सिर्फ कंप्यूटर में नहीं, हमारी डिजिटल वॉचेस में बहुत जगह यूज़ होता है। इवन रेडियोज़ में यूज़ होने लगा। रेडियोज़ में जो है अब DSP चिप आ गई है, जिसको डिजिटल सिग्नल प्रोसेसिंग चिप बोलते हैं। इसमें क्या होता है कि इसमें जो है एनालॉग डेटा जाता है, मतलब एनालॉग सिग्नल जाता है और डिजिटल सिग्नल जो है निकलता है इसमें से। तो फ्रीक्वेंसी आप समझ गए होंगे कि ये फ्रीक्वेंसी होती है, सिग्नल होता है, और जो साइकिल होता है, एक साइकिल, वो होता है फ्रीक्वेंसी। तो अब एक बार मैं डिजिटल सिग्नल का भी एक बार साइकिल ड्रॉ करने की कोशिश करता हूँ, क्योंकि हमारा कंप्यूटर तो डिजिटल होता है। तो जैसे फिर से ग्राफ बनाते हैं, और मेरे ख्याल से डिजिटल सिग्नल जो है वो कुछ इस तरीके से ही बनना चाहिए। इस तरीके से ही मेरे ख्याल से बनना चाहिए। कुछ लोग इसको मैं वैसे ऐसे बनाता हूँ डिजिटल सिग्नल का एक साइकिल। कुछ लोग इसको मैंने देखा ऐसे भी बना देते हैं कि हाई गया फिर लो आ गया। तो मेरे ख्याल से ये ज़्यादा एक्यूरेट है इसके, तो मैं ऐसे बनाता हूँ। तो ये तो एक साइकिल हो गया, और मैंने आपको बता दिया कि 1 मिलियन साइकिल जो होता है उसको मेगाहर्ट्ज़ बोलते हैं, गीगाहर्ट्ज़ बोलते हैं। तो अब आ जाते हैं IPC पे, इंस्ट्रक्शंस पे। तो जैसा कि ये 2 प्रोसेसर थे, दोनों 100 मेगाहर्ट्ज़ पे चल रहे थे, यानी कि 1 मिलियन साइकिल जो थे, 1 मिलियन साइकिल की फ्रीक्वेंसी थी ये वाले साइकिल, क्योंकि डिजिटल सिग्नल ट्रैवल कर रहा है। तो 1 मिलियन साइकिल थे दोनों में, लेकिन फिर भी ये वाला जो प्रोसेसर है ये IPC की वजह से ज़्यादा फास्ट था। तो ये फास्ट क्यों था? ये फास्ट इसलिए था, अब देखिए,
तो सबसे पहले मैं फिर से यहाँ पे दोनों प्रोसेसर बना लेता हूँ ताकि आपको समझने में आसानी हो। और दूसरा प्रोसेसर भी बना देता हूँ। ठीक, दोनों ही 100 मिलियन साइकिल्स पे चल रहे हैं, यानी कि मेगाहर्ट्ज़ पे। और ये जो है ये थोड़ा सा तेज़ चल रहा है आईपीसी की वजह से। आईपीसी की वजह से जो है ये तेज़ चल रहा है। तो फ्रीक्वेंसी मैंने आपको बता दिया क्या होती है, कि मतलब एक साइकिल को हम हर्ट्ज़ कहते हैं। जो एक साइकिल होता है, वेरिएशन का जो चेंजेस का एक साइकिल होता है वो हर्ट्ज़ होता है। और मिलियन साइकिल का मतलब मेगाहर्ट्ज़, बिलियन साइकिल का मतलब गीगाहर्ट्ज़, और पर सेकंड इसका मतलब होता है। लेकिन हम आगे पर सेकंड नहीं लगाते हैं, क्योंकि हम इसी से समझ लेते हैं कि इसका मतलब है 100 मिलियन साइकिल पर सेकंड, 100 मेगाहर्ट्ज़ पर सेकंड। तो पर सेकंड ऐसे करके आगे लगाया नहीं जाता है। ठीक है, अब आईपीसी एक्चुअल में क्या है उसको समझने की ज़रा हम कोशिश करेंगे कि आईपीसी क्या चीज़ है। तो देखिए, आईपीसी जो ये इंस्ट्रक्शंस होते हैं वो प्रोसेसर में काम कैसे करते हैं उसको ज़रा समझेंगे। तो सबसे पहले मेमोरी से डेटा फेच होता है, तो मैं फेच लिखूँगा। ठीक, उसके बाद होता है डिकोड। डिकोड किया, और फिर होता है एग्जीक्यूट। एग्जीक्यूट कर लिया। उसके बाद हमारा होता है राइट बैक। राइट बैक एक ही चीज़ है, फेच किया, डिकोड किया, एग्जीक्यूट किया, और फिर राइट बैक किया। मेमोरी से फेच किया, डेटा को डिकोड किया, समझा, समझने के बाद उसको एग्जीक्यूट किया, उसका आउटपुट निकाला, उसके बाद उसको मेमोरी में दोबारा से लिख दिया। तो ये जब 4 प्रोसेस होती हैं, इन 4 प्रोसेस से एक इंस्ट्रक्शन बनता है। अब मैंने क्या बताया था, ये प्रोसेसर फास्ट है आईपीसी की वजह से। हाँ, दोनों प्रोसेसर में जो है सिंगल ही कोर हैं, क्योंकि दोनों पुराने वाले प्रोसेसर आप देख सकते हैं 100 मेगाहर्ट्ज़ पे चल रहे हैं। हमने लेटेस्ट जनरेशन के प्रोसेसर नहीं लिए हैं समझने के लिए, पुराने लिए हैं। दोनों में सिंगल ही कोर है, दोनों 100 मेगाहर्ट्ज़ पे चल रहे हैं। एक जो है वो थोड़ा ऑप्टिमाइज़ प्रोसेसर है। अब इस प्रोसेसर की बात करते हैं जो ऑप्टिमाइज़ नहीं है। इसमें क्या हो रहा है, एक साइकिल में फेच हो रहा है, एक साइकिल में डिकोड हो रहा है, एक साइकिल में एग्जीक्यूट हो रहा है, एक साइकिल में राइट बैक हो रहा है। तो 4 साइकिल लग रहे हैं एक इंस्ट्रक्शन को कंप्लीट करने के लिए। यानी कि जो एक इंस्ट्रक्शन है वो 4 साइकिल ले रहा है। तो अगर इसके आईपीसी पूछे जाएं, इस प्रोसेसर के आईपीसी, तो इसके आईपीसी जो होंगे वो होंगे 1/4, यानी कि 4 साइकिल में एक इंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो रहा है। अभी इसके अंदर हो कैसे रहा ज़रा हम उसको समझते हैं। तो मैं फेच का एफ लिख देता हूँ, और डिकोड, और डी का मैंने डिकोड का डी लिख दिया, सब कुछ ऐसे ही लिखूँगा, एग्जीक्यूट और राइट बैक। ठीक, ये हम मान लेते हैं एक इंस्ट्रक्शन है हमारा। और जब ये ख़त्म हो जाता है तभी दूसरा इंस्ट्रक्शन चालू होता है, फेच, डिकोड, एग्जीक्यूट, राइट बैक। ये हमारा दूसरा इंस्ट्रक्शन चालू हो गया, और उसके बाद फिर ये दूसरा इंस्ट्रक्शन, फेच, डिकोड, एग्जीक्यूट, राइट बैक। तो जब एक इंस्ट्रक्शन ख़त्म होता है तब दूसरा इंस्ट्रक्शन चालू किया जाता है, उसके बाद फिर तीसरा चालू किया जाता है। तो आप देखिए, अगर हम मान लेते हैं ये एक साइकिल में हो रहा है, एक साइकिल में फेच हो रहा है, तो एक साइकिल में फेच हुआ, एक साइकिल में डिकोड हुआ, फिर एक साइकिल में एग्जीक्यूट हुआ, एक साइकिल में राइट बैक हुआ, फिर एक साइकिल में फेच हुआ, फिर डिकोड, एग्जीक्यूट, राइट बैक, और फिर फेच, डिकोड, एग्जीक्यूट और राइट बैक। तो कितने सारे साइकिल्स हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 12 साइकिल्स में जाके हमारे 3 इंस्ट्रक्शंस पूरे हुए। अब ये काम किस तरीके से हो रहा है इसको हम आसान भाषा में समझने की कोशिश करते हैं। जैसे कि मान लीजिए एक फैक्ट्री है जहाँ पे सॉफ्ट ड्रिंक्स बनती हैं, मतलब कि सॉफ्ट ड्रिंक्स वहाँ पे मैन्युफैक्चर की जाती हैं। तो कर्मचारी क्या करते हैं, सारे कर्मचारी पहले एक बोतल को रिलीज़ करते हैं, फिर सारे कर्मचारी जुट जाते हैं क्या करने में, बॉटल के अंदर सॉफ्ट ड्रिंक भरने में।
फिर सारे कर्मचारी जो है वो सॉफ्ट ड्रिंक का कैप लगाते हैं, और फिर सारे कर्मचारी मिल के क्या करते हैं, सॉफ्ट ड्रिंक की बॉटल पे लेबल लगाते हैं, और फिर सारे कर्मचारी मिल के उसको बॉक्स में डालते हैं। इससे क्या होता है कि जब तक एक बॉटल रिलीज़ नहीं हो जाती तब तक वो दूसरा काम करते नहीं, और काम बड़े ही अनऑप्टिमाइज तरीके से फैक्ट्री में हो रहा है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं जब तक एक इंस्ट्रक्शन कंप्लीट नहीं हो रहा है तब तक दूसरा नहीं स्टार्ट हो रहा है। जैसे ही ये राइट बैक किया गया, यहाँ पे इंस्ट्रक्शन चालू कर दिया, और जब ये पूरा ख़त्म हो गया तब ये चालू हुआ है। तो ऐसे क्या हो रहा है कि एक एक साइकिल ले रहा है, और पूरा जो प्रोसेसर है वो एक इंस्ट्रक्शन को करने में जुटा हुआ है। उसके बाद कॉन्सेप्ट आता है, यहीं पे इस चीज़ को सुधारा जाता है। और किस चीज़ का कॉन्सेप्ट आता है, पाइपलाइन का। पाइपलाइन का कॉन्सेप्ट आता है फिर। अब ये पाइपलाइन क्या है? पाइपलाइन का मतलब ये है कि प्रोसेसर का आर्किटेक्चर इस तरीके से रखा गया, अगर आसान भाषा में समझाया जाए, कि ताकि काम पैरेलल तरीके से हो। अब पैरेलल तरीके से कैसे? फिर हम फैक्ट्री का एग्जांपल लेते हैं जहाँ पे कोल्ड ड्रिंक जो है सॉफ्ट ड्रिंक मैन्युफैक्चर हो रही है। अब क्या हो रहा है कि कुछ कर्मचारी जो हैं उनका काम बट गया कि तुम खाली बॉटल्स को रिलीज़ करोगे, तुम और कोई काम नहीं करोगे, तुम एक पोजीशन ले लो अपनी, वहाँ से बॉटल को रिलीज़ करो। और कुछ कर्मचारी जो है वो सॉफ्ट ड्रिंक उन खाली बॉटल्स में भरेंगे जो रिलीज़ होगी, और वो कंटिन्यूसली सॉफ्ट ड्रिंक भरते चले जाएंगे, खाली नहीं बैठेंगे वो। उसके बाद क्या होगा कि कुछ कर्मचारी जो है उनके ऊपर कैप लगाएंगे उस भरी हुई सॉफ्ट ड्रिंक की बॉटल के ऊपर, और फिर आगे वाले कर्मचारी उस पर लेबल लगाएंगे। फिर आगे वाले कर्मचारी जब वो बॉटल आगे जाएगी तब वो उसको बॉक्स में डालेंगे। ऐसे क्या होगा, काम पैरेलल तरीके से होगा। तो जैसे ही एक कर्मचारी जो है वो कैप लगाएगा, वो दूसरी बॉटल उसको तुरंत मिल जाएगी कैप लगाने के लिए, वो वेट नहीं करेगा उसके बॉक्स में जाने का। ये क्या हो रहा है, काम पैरेलल तरीके से हो रहा है। अब हम क्या करते हैं, अब हम पाइपलाइन के कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करते हैं। फिर से मैं वही लिखता हूँ, फैच, डिकोड, एग्जीक्यूट और राइट बैक। ठीक, अब यहाँ पे क्या है कि अब हम ऐसे पाइपलाइन का कॉन्सेप्ट लेते हैं ज़रा। तो मैं मान लेता हूँ कि ये एक पाइपलाइन में है, ये अलग पाइपलाइन में है, ये अलग पाइपलाइन में है, ये अलग पाइपलाइन में है। ठीक, तो पाइपलाइन का कुछ कॉन्सेप्ट हम लेते हैं। अब क्या हो रहा है कि जैसे यहाँ पे टास्क ऐसे हो रहा था, यहाँ पे पैरेलल तरीके से हो रहा है। तो यहाँ पे अब मैं इसको ऐसे बनाता हूँ, फैच, डिकोड, एग्जीक्यूट और राइट बैक, और फिर से फैच, डिकोड, एग्जीक्यूट और राइट बैक। तो ये एक पूरी पाइपलाइन है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, आप ये देखिए कि जैसे ही ये राइट बैक हो जाता है, यानी कि इधर ये राइट बैक हो रहा है और इधर यहाँ पे एग्जीक्यूशन चल रहा है, और इधर तीसरा जो टास्क है वो डिकोड हो रहा है। तो यानी कि काम पैरेलल तरीके से हो रहा है। अब हम ज़रा यहाँ पे चेक करते हैं कि कितने कितने साइकिल में क्या काम हो रहा है। तो एक साइकिल में फैच हो रहा है, फिर एक साइकिल में डिकोड और फैच दोनों हो रहा है, फिर एक साइकिल में 3 काम हो रहे हैं, फिर एक साइकिल में भी 3 काम हो रहे हैं, फिर 2 काम हो रहे हैं, फिर 1 काम हो रहा है। तो कितने साइकिल्स हैं ये, 1 2 3 4 5 6। तो यहाँ पे क्या है कि 6 साइकिल्स में हमने 3 इंस्ट्रक्शंस दे दिए। पहले हम कितने साइकिल्स में इंस्ट्रक्शंस दे रहे थे, 12 साइकिल्स में। तो अभी क्या है, 6 साइकिल में 3 इंस्ट्रक्शंस हम दे रहे हैं। तो ये क्या है, ये वाला जो प्रोसेसर है इसकी फ्रीक्वेंसी उतनी ही है, लेकिन 6 साइकिल में ये 3 इंस्ट्रक्शंस दे देता है, जबकि इसको 3 इंस्ट्रक्शंस देने में 12 साइकिल लगते हैं, यानी कि 12 साइकिल ये लगाता है। तो यहाँ पे क्या हो गया, ये प्रोसेसर जो है ये ऑप्टिमाइज तरीके से काम कर रहा है। यहाँ पे काम बटा हुआ है, यहाँ पे हार्डवेयर फोकट नहीं बैठ रहा है, खाली नहीं बैठ रहा है, बिल्कुल जो है काम करता चला जा रहा है। तो ये एक ऑप्टिमाइज तरीका है, इसी को हम पाइपलाइन का कॉन्सेप्ट कहते हैं। आसान शब्दों में मैंने समझा दिया, बाकी इसके ऊपर बहुत सारी बातें की जा सकती हैं कि पाइपलाइन के ऊपर। तो ये चीज़ होती है पाइपलाइन। इसकी वजह से जो है जो इंस्ट्रक्शन पर साइकिल है वो बढ़ जाता है। उसके बाद आगे और भी चीज़ें हैं, जैसे कि प्रोसेसर के आर्किटेक्चर में और ज़्यादा चेंजेस किए गए, ट्रांजिस्टर को छोटा किया गया, और मतलब हमने टेक्नोलॉजी को एक स्टेप आगे बढ़ा दिया, जिससे क्या हुआ कि हमारे आईपीसीज़ और ज़्यादा बढ़ गए,
हमने काफ़ी तरीके के आर्किटेक्चर्स बना लिए। जब जैसे जैसे जनरेशन आई, नई जनरेशन आई, तो उसमें तरह तरह के चेंजेस हुए। और अब बात कर लेते हैं थोड़ी सी AMD और इंटेल की। तो पुराने वाले AMD प्रोसेसर की बात करेंगे, जो कुछ उनकी फ्रीक्वेंसी तो इंटेल के प्रोसेसर से ज़्यादा होती थी, लेकिन होता क्या था कि वो जो है जब उनके बेंचमार्क्स लिए जाते थे तो वो इंटेल के बराबर या थोड़ा सा स्लो काम करते थे। ऐसा इसलिए होता था क्योंकि AMD के प्रोसेसर्स की IPC यानी कि इंस्ट्रक्शन पर साइकिल जो है वो इंटेल के प्रोसेसर से कम होती थी। हालांकि राइजन के केस में ऐसा नहीं है। राइजन के केस में काफ़ी हद तक जो है AMD ने अपने IPC को बढ़ा लिया है, और AMD का कहना है कि फ्यूचर में वो IPC को और ज़्यादा इंक्रीज़ करने की कोशिश करेंगे, IPC पे फोकस रखेंगे। तो ये राइजन के आने से पहले की बात है। अब ये तो चलिए बात हो गई। अब थोड़ी सी और बात करते हैं। जैसे प्रोसेसर की IPC लिखा रहता है कि इतनी IPC है इसका, ये है। अब मान लेते हैं हम कोई एक हमारा प्रोसेसर है, ये हमारा प्रोसेसर है, इसकी IPC है, हम मान लेते हैं 3 है। ये इसकी जो है 3 है इंस्ट्रक्शन पर साइकिल, यानी कि एक साइकिल में ये 3 इंस्ट्रक्शंस निकाल सकता है, एग्जीक्यूट कर सकता है। तो क्या ये 3 हमेशा कांस्टेंट रहेगा? ये ज़रूरी नहीं है। लेकिन क्या होता है कि ये जो इंस्ट्रक्शंस हैं ज़रूरी नहीं कि कांस्टेंट हो, ये भी डिपेंड करता है किस तरीके के इंस्ट्रक्शंस दिए जा रहे हैं। जैसे इंटीजर, अगर हमें इंटीजर वैल्यू कैलकुलेट करनी है, जैसे कि ये करना हमको, ये करना है, तो ये तो कैलकुलेट करना बहुत आसान होता है। लेकिन अगर हमें फ्लोट वैल्यू कैलकुलेट करनी हो, जैसे कि हमें ये करना हो, तो यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ पे ये चीज़ें जो है थोड़ा सा टाइम लेती हैं, ये टास्क टाइम लेते हैं। ऐसे में क्या होता है, इंस्ट्रक्शन पर साइकिल जो है वो कांस्टेंट नहीं रहते हैं, वो फ्लक्चुएट करते रहते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा कि ये टास्क जो है वो तो थोड़ा सा आसान होगा प्रोसेसर के लिए। ये वाला टास्क जो फ्लोट वैल्यू है इसको कैलकुलेट करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है प्रोसेसर के लिए। वैसे मैंने तो बहुत इजी फ्लोट वैल्यू लिखी है। फ्लोट वैल्यू से मेरा मतलब बहुत ही जो डेसिमल्स में वैल्यू होती हैं, जैसे 1.22, 3, 4, 5, 6, 7, 8, तो वो वैल्यूज़ कैलकुलेट करना जो है प्रोसेसर के लिए थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो जाता है। तो ऐसे में क्या होता है कि जो IPCs हैं वो फ्लक्चुएट किया करते हैं। अच्छा, अब एक चीज़ और जान लेते हैं कि जब IPC कांस्टेंट नहीं रहता तो IPC लिखा क्यों रहता है। कुछ लोगों का क्वेश्चन ये भी होगा कि फ़िक्स वैल्यू क्यों लिखी रहती है। तो देखिए, फ़िक्स वैल्यू इसलिए लिखी रहती है, जैसे आपका कोई नेट सेटर है, कोई डेटा कार्ड है जिस पे लिखा रहता है 7.2 Mbps या 14.1 Mbps। तो इसका मतलब ये नहीं कि वो 14.1 Mbps पे हमेशा चलता रहेगा। उसका मतलब ये है कि अगर आपका ISP प्रोवाइडर जो है वो 14.1 Mbps या 7.2 Mbps से ज़्यादा स्पीड दे रहा है, तो ऐसे में आपका जो डेटा कार्ड है, जो नेट सेटर है या जिसको डोंगल बोलते हैं, वो उसके अबव नहीं जा पाएगा। वो उतना ही जाएगा जितनी उस डोंगल की लिमिट है। यही चीज़ें वाईफाई मॉडेम के संग भी लागू होती हैं। तो यहाँ पे भी यही चीज़ है। तो आई होप आप समझ गए होंगे कि IPC क्या है। एक बार फिर से मैं आपको थोड़ा सा समझा देता हूँ। IPC का मतलब है इंस्ट्रक्शन पर साइकिल। फ्रीक्वेंसी का जो एक साइकिल होता है उसमें कितने इंस्ट्रक्शन एक प्रोसेसर दे रहा है उसको कहते हैं IPC। आसान शब्दों में ये आप समझ लीजिए। पाइपलाइन का कॉन्सेप्ट ये है कि हमें हार्डवेयर को खाली नहीं बैठने देना है, हार्डवेयर से ढंग से काम करवाना है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि फैक्ट्री में जो है पहले जो है सारे कर्मचारी एक ही बॉटल पे काम कर रहे थे, उसके बाद उनका काम बढ़ गया और वो एक ऑप्टिमाइज तरीके से काम करने लगे। तो यही पाइपलाइन का कॉन्सेप्ट है। और आपको कोई कन्फ्यूजन हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और बेल आइकन को भी प्रेस कर सकते हैं ताकि फ्यूचर में आपको मेरी वीडियोज़ के अपडेट मिलते रहे। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में मिलूंगा। तब तक के लिए बाय बाय। See the stars.